नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन आई पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 पर बात करेंगे। शीर्षक है पंचायती राज। हाँ, तो ये अध्याय ऊपर से शायद आसान लगे, पर इसमें स्थानीय शासन मतलब जिसे हम ग्रास रूट गवर्नेंस कहते हैं, उसके बड़े अहम सिद्धांत और कुछ चुनौतियां छिपी हैं। ये आज भी उतनी ही जरूरी हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि बिल्कुल जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कैसे काम करता है, जहां लोग सीधे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलते हैं, सवाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। बिल्कुल। ये अध्याय हमें सीधे भारत के गांव में ले जाता है, दिखाता है कि कैसे ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की नींव हैं। असल में हम देखेंगे कि गांव के लोग कैसे अपनी दिक्कतों पर बात करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और हाँ, सबसे जरूरी, अपने नेता को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं ग्राम सभा से। स्रोत में एक हरदास गांव का उदाहरण है। ये ग्राम सभा आखिर है क्या? कौन लोग होते हैं इसमें? देखिए, ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क वोटरों की सभा है। मतलब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हर व्यक्ति जो वोटर लिस्ट में है, वो ग्राम सभा का सदस्य है। ये एक गांव हो सकता है या कभी-कभी कुछ छोटे गांव मिलकर भी एक पंचायत क्षेत्र बनाते हैं। ये पंचायती राज की, आप कह सकती हैं, कुंजी है। यहीं लोग सीधे अपनी बात रखते हैं, फैसले लेते हैं। अच्छा, यानी गांव के सारे वोटर्स मिलकर ही ग्राम सभा है। ये तो बिल्कुल सीधी भागीदारी हुई। हाँ, सैद्धांतिक तौर पर तो बिल्कुल। मतलब यहीं से तो लोकतंत्र नीचे तक पहुंचता है। लोगों को अपनी बात कहने का, योजनाओं पर राय देने का मौका मिलता है। पर जैसा हम आगे देखेंगे, यह हमेशा इतना सीधा या आसान नहीं होता। स्रोत में हरदास गांव की ग्राम सभा की बैठक का जिक्र है। काफी उत्साह था लोगों में, क्योंकि नई पंचायत चुनी गई थी। एजेंडा में था सड़क की मरम्मत और पानी की कमी। ये तो खैर हर गांव की कहानी लगती है। हाँ, और यहीं गांव की असली जरूरतें सामने आती हैं। जैसे एक महिला थी, तिजिया। उन्होंने पानी की बहुत गंभीर समस्या बताई। कहा कि हैंडपंप का पानी बहुत नीचे चला गया है, नलों में पानी आता नहीं, और औरतों को पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी जाना पड़ता है। सोचिए, 3 किलोमीटर रोज! ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। तो इस पर कुछ हल सोचे गए? हाँ, कुछ लोगों ने फौरी उपाय सोचे, जैसे हैंडपंप और गहले कर दो, कुएं साफ कर लो। एक सुझाव ये भी आया कि सुरु नदी से पाइपलाइन बिछाकर गांव में टंकी बना दें। पर फिर फौरन सवाल उठा कि भाई इसमें तो खर्चा बहुत होगा। तो देखिए, ग्राम सभा में समाधान के साथ साथ लागत और व्यवहारिकता पर भी बहस होती है। तिजिया ने सही कहा था कि हैंडपंप गहरे करना या कुएं साफ करना, ये तो बस कुछ वक्त का उपाय है ना। भूजल स्तर तो हर साल गिर रहा है। बिल्कुल, ये दूर की सोच थी। और तभी देखिए, अनवर का सुझाव आया। बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में उनके भाई के गांव में पानी बचाने का एक तरीका देखा था उन्होंने। वाटरशेड विकास कहा गया उसे। वाटरशेड विकास? ये क्या चीज है? स्रोत ने कुछ बताया इसके बारे में? हाँ, अनवर ने समझाया कि इसमें सरकार भी मदद करती है। उनके भाई के गांव में लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए थे, छोटे छोटे बांध मतलब चेक डैम बनाए थे, तालाब खोदे थे। मकसद ये था कि बारिश का पानी यूं ही बह न जाए, वो जमीन में जाए, जिससे पानी का लेवल ऊपर आए। ये पानी की दिक्कत का एक टिकाऊ समाधान था। वाह, ये तो वाकई एक बढ़िया आइडिया था। मतलब सिर्फ दिक्कत गिनाने से आगे बढ़कर। तो ग्राम सभा ने क्या कहा इस पर? सबको ये विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने फिर ग्राम पंचायत को कहा कि भाई इस वाटरशेड विकास योजना के बारे में और पता करो। तो ये दिखाता है कि ग्राम सभा सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करती, बल्कि नए आइडियाज को अपना सकती है, पंचायत को एक्शन लेने के लिए कह सकती है। सही बात है। ये तो हुई विकास की बात। लेकिन स्रोत का एक और हिस्सा है जो ग्राम सभा की भूमिका को बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाता है। वो है गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल वालों की लिस्ट को मंजूरी देना। वहां मामला थोड़ा पेचीदा हो गया ना? हाँ, वो हिस्सा ग्राम सभा की निगरानी वाली भूमिका को, मतलब वो कैसे जवाबदेही तय करती है, उसे बहुत साफ दिखाता है। जैसे ही सरपंच ने बीपीएल लिस्ट पढ़नी शुरू की, लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। अब ये कानाफूसी ही बहुत कुछ कहती है कि लोग शायद सीधे बोलने में झिझक रहे थे। ऐसा क्या था लिस्ट में जो लोग खुसर पुसर करने लगे? गड़बड़ साफ दिख रही थी। एक था नटवर, उसका नाम लिस्ट में था,
जबकि सबको पता था कि अभी अभी उसने रंगीन टीवी खरीदा है, उसके बेटे ने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, मतलब वो गरीब तो नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ ओम प्रकाश, बेचारा भूमिहीन मजदूर, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था, पर उसका नाम लिस्ट से गायब था। अरे, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। तो क्या किसी ने आवाज उठाई या बस बातें ही होती रहीं? शुरू में दबी जुबान में ही सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से कहा कि भाई नटवर का नाम, हैरानी से। फिर सरोज ने सुखीबाई से पूछा कि बिरजू का नाम कैसे है लिस्ट में, उसके पास तो इतनी जमीन है। सुखीबाई ने इशारा किया कि नटवर और बिरजू दोनों अमीरचंद के आदमी हैं। अमीरचंद वो गांव का पुराना जमींदार जिसका असर अब भी था, और सूरजमल जिसे सरोज ने कहा था कि पूछो, वो अमीरचंद के डर से चुप ही रहा। तो देखिए गांव में पावर डायनामिक्स कैसे काम करते हैं, लोग डरते हैं। लेकिन फिर सरोज ने उसने खुद हिम्मत दिखाई है ना? हाँ, और वो बहुत जरूरी मोड़ था। सरोज खड़ी हुई और उसने साफ कहा कि ओम प्रकाश बहुत गरीब है, उसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है, जांच होनी चाहिए। उसने सीधे सवाल उठाया। फिर और लोगों को भी हिम्मत आई, उन्होंने भी कहा कि हाँ, ओम प्रकाश की हालत वाकई खराब है, उसका नाम होना चाहिए। तो यहाँ ग्राम सभा की असली परीक्षा थी। एक तरफ नियम, दूसरी तरफ अन्याय और दबाव। सरपंच ने क्या किया फिर? सरपंच को बीच में आना पड़ा। उन्होंने उस टीचर से पूछा जिसने सर्वे किया था कि भाई ओम प्रकाश का नाम कैसे रह गया। टीचर ने कहा कि जी, मैं जब सर्वे करने गया था तो ओम प्रकाश काम पर गया हुआ था, घर पर ताला लगा था। एक मतलब प्रक्रिया वाली वजह बताई। लेकिन सिर्फ वजह बताना तो काफी नहीं था। बिल्कुल नहीं, ग्राम सभा का दबाव था, तो सरपंच को कहना पड़ा कि ओम प्रकाश के परिवार की आमदनी की दोबारा जांच होगी, और अगर उसकी आमदनी सरकार की तय सीमा से कम निकली तो उसका नाम लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो ये दिखाता है कि ग्राम सभा, अगर लोग जागरूक हों, हिम्मत दिखाएं, तो पंचायत पर दबाव बना सकती है, गलतियों को सुधार सकती है। ये सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाली सभा नहीं है। बिल्कुल, ये घटना बताती है कि ग्राम सभा पंचायत को मनमानी करने से, तरफदारी करने से रोक सकती है। पर यह भी देखिए कि ऐसा होने के लिए सरोज जैसे जागरूक लोगों की जरूरत पड़ती है, और ये भी कि अमीरचंद जैसे ताकतवर लोगों का असर अब भी होता है। ये सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं है, इसमें संघर्ष है। सही कहा। अच्छा, तो ग्राम सभा की भूमिका तो काफी साफ हो गई। अब आते हैं ग्राम पंचायत पर। स्रोत बताता है कि ये बनती कैसे है। ग्राम पंचायत, हाँ, वो चुनाव से बनती है। हर गांव कई हिस्सों में बटा होता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। हर वार्ड के लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, उसे वार्ड सदस्य या पंच कहते हैं। और इन पंचों के अलावा ग्राम सभा के सारे सदस्य मिलकर सरपंच को भी चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। अच्छा, तो ये पंच और सरपंच, ये चुने हुए लोग मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल। यही वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, और ये पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है। ये गांव की एक तरह से सरकार हो गई। स्रोत में एक सचिव का भी जिक्र है। वो कौन होता है? क्या वो भी चुना जाता है? नहीं, सचिव चुना हुआ नहीं होता। ये ध्यान देने वाली बात है। सचिव की नियुक्ति सरकार करती है। वो सरकारी कर्मचारी होता है, और वो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है और ग्राम सभा का भी। तो उसका काम क्या है? क्या वो भी फैसले लेता है? सचिव का काम मुख्य रूप से प्रशासनिक है, जैसे मीटिंग बुलाना, जो भी चर्चा हुई, जो फैसले हुए, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना। एक तरह से वो नियमों का पालन और काम का लेखा जोखा सुनिश्चित करता है, पर वो वोट देकर फैसला नहीं लेता। समझ गया। तो अब ये जो चुनी हुई ग्राम पंचायत है, ये करती क्या है? स्रोत इसके कौन कौन से काम बताता है? ग्राम पंचायत की अपनी बैठकें होती हैं, और इसका मुख्य काम है अपने इलाके के गांव के लिए विकास के कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि जो भी काम पंचायत करती है उसे पहले ग्राम सभा से मंजूरी लेनी होती है, जैसे हमने हरदास गांव में देखा था। किस तरह के काम? जैसे स्रोत में दिया है पानी के स्रोत बनाना और उनका रख रखाव करना, जैसे हैंडपंप, कुएं, तालाब ठीक करवाना, गांव की सड़कें, नालियां बनवाना, स्कूल की इमारतें, दूसरी सरकारी इमारतों की देखभाल करना। इसके अलावा पंचायत गांव में कुछ टैक्स भी लगा सकती है, उन्हें इकट्ठा कर सकती है, और सरकार की जो योजनाएं आती हैं जैसे मनरेगा वगैरह, उनको गांव में लागू करने की जिम्मेदारी भी पंचायत की ही होती है। अच्छा, इतने सारे काम, तो इनके लिए पैसा कहाँ से आता है पंचायत के पास? स्रोत 3 खास सोर्स बताता है।
एक तो घरों पर, बाजारों पर जो टैक्स लगते हैं उनसे जो पैसा आता है, दूसरा सरकार के अलग-अलग विभागों से योजनाओं के लिए जो पैसा मिलता है। ये पैसा अक्सर ब्लॉक यानी जनपद और जिला पंचायतों से होकर आता है। और तीसरा, कभी-कभी लोग दान भी देते हैं गांव के कामों के लिए, वो भी एक सोर्स हो सकता है। मतलब टैक्स, सरकारी पैसा और दान। लेकिन क्या ये पैसा हमेशा काफी होता है या अक्सर कमी रहती है? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? स्रोत सीधे तौर पर फंड की कमी की बात नहीं करता है, पर यह समझना जरूरी है कि पंचायतों के पास पैसा कितना है और वो कब मिलता है, ये अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है। ये वो पहलू है जो शायद इस बुनियादी लेवल के स्रोत में उतनी गहराई से न बताया गया हो। आपने जनपद और जिला पंचायत का जिक्र किया, तो मतलब ये पूरा सिस्टम सिर्फ गांव लेवल पर ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पंचायती राज का जो ढांचा है वो 3 स्तरों वाला है, त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत इसका पहला, सबसे निचला स्तर है, जो सीधे गांव के लोगों से जुड़ा है। और बाकी 2 स्तर कौन से? ग्राम पंचायत के ऊपर आता है ब्लॉक लेवल। इसे कहीं जनपद पंचायत कहते हैं, कहीं पंचायत समिति। इसके नीचे कई सारी ग्राम पंचायतें आती हैं। ये एक तरह से गांव और जिले के बीच की कड़ी है। और सबसे ऊपर? सबसे ऊपर है जिला स्तर पर जिला पंचायत। इसे जिला परिषद भी कहते हैं। ये पूरे जिले के लिए विकास की योजनाएं बनाती है, उनका कोऑर्डिनेशन करती है। और हाँ, ये पंचायत समितियों की मदद से ग्राम पंचायतों तक सरकारी पैसे के बंटवारे पर भी नजर रखती है। लेक पूरी चेन है, गांव, फिर ब्लॉक, फिर जिला, और इन सब के ऊपर राज्य सरकार। हाँ, और ये जरूरी है कि हमारे संविधान ने एक बेसिक ढांचा दिया है पंचायती राज का, लेकिन हर राज्य को अपने हिसाब से इसके कानून बनाने की छूट है। इसीलिए आपको अलग-अलग राज्यों में पंचायत के काम करने के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क दिख सकता है, पर ये 3 स्तर वाला ढांचा लगभग हर जगह है। तो कुल मिलाकर कक्षा 6 की ये किताब का अध्याय 5 हमें पंचायती राज का एक परिचय देता है। कैसे ग्राम सभा बहस करती है, निगरानी रखती है, ग्राम पंचायत काम करती है, और ये सब एक 3 लेवल के सिस्टम का हिस्सा है। मकसद है लोकतंत्र को बिल्कुल नीचे तक ले जाना। बिल्कुल, ये व्यवस्था स्थानीय शासन में, गांव के विकास में लोगों की सीधी भागीदारी का एक संवैधानिक तरीका है। कोशिश यही है कि लोग अपनी जरूरतें खुद पहचानें, उनके हल के लिए योजना बनाएं और अपने चुने हुए नेताओं को जवाबदेह बना सकें। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा हमने हरदास गांव के उस बीपीएल लिस्ट वाले मामले में देखा, जहां ओम प्रकाश जैसे जरूरतमंद का नाम रह गया और असरदार लोगों के करीबियों के नाम जुड़ गए। हाँ, वो उदाहरण दिखाता है कि देखिए, सिस्टम बनाना एक बात है और उसका सही तरीके से न्याय के साथ काम करना दूसरी। चुनौतियां तो हैं, सामाजिक दबाव है, कभी पारदर्शिता की कमी होती है, पैसे की कमी, और कई बार लोगों में जानकारी की कमी भी होती है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें हरदास गांव की कहानी दिखाता है, जहां सरोज जैसी एक जागरूक नागरिक ने आवाज उठाई तो गलती सुधरने की बात हुई। पर क्या ये व्यवस्था अपने आप में इतनी मजबूत है कि ओम प्रकाश जैसे सबसे कमजोर, सबसे हाशिए पर खड़े इंसान की आवाज हमेशा सुनी जाए और उस पर कार्रवाई हो? भले ही कोई सरोज आवाज उठाए या ना उठाए, या फिर गांव की जो अपनी सत्ता संरचनाएं हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो अक्सर इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर हावी हो जाते हैं। ये सवाल इस बुनियादी अध्याय से उठता जरूर है और सोचने पर मजबूर करता है।